में एक एक बूंद डाल देना। हेलो, सभी आ गए क्लास में? जल्दी से आ जाएं, क्लास आज थोड़ा सा 1 मिनट लेट हो चुका ऑलरेडी। आ जाएं सभी। आवाज़ नहीं आ रही है, आ रही है एक बार क्लियर कर दें। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है एक बार क्लियर कर देना। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है एक बार क्लियर करना सभी। ठीक है, मेरे में क्लियर आ रही है, आप एक बार देख लो। मैं मोबाइल को साइड में रख लिया हूँ, किसी का मैसेज आएगा तो देखूँगा। सभी को गुड इवनिंग। सभी क्लास में आ जाएं वापस, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सभी क्लास में वापस आ जाएं, सभी आ जाएं। ठीक है, अभी ऑनलाइन अभी भी कुछ बच्चे जुड़े नहीं हैं, जितने आ रहे हैं आ जाएं। ठीक है ना? कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, कक्षा चालू हो चुकी है। ठीक है, चलो ठीक है, अब जुड़ गए आराम से। एक बार आवाज़ का भी बता देना कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है ना? चलो, कल हम लोग शुरू किए थे, अपन क्या शुरू किए थे? महाजनपद काल हमारा परसों शुरू हो गया था। महाजनपद काल का बेसिक सा इंट्रोडक्शन किए थे और उन 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों को हमने पहले इस दिन लिख लिए थे। दूसरे दिन हमने क्या बताया? दूसरे दिन हमने ये बताया कि इन 16 महाजनपदों में जो सबसे फला फूला वो कौन सा था? वो था मगध का। ठीक है, तो मगध के फलने फूलने के जो कारण थे उसको हमने आराम से देख लिया और उसके साथ ही हमने ये भी देख लिया कि मगध में कौन कौन से राजा आए और उन्होंने अपना राज किया। क्लियर है सबको? एक बार फिर से एक लिस्ट टाइप का आप चाहो तो बना लेना। मगध में 4 शासकों ने या 4 वंशों ने क्या किया है? शासन किया। अभी फिलहाल में यहाँ महाजनपद काल के हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 4 के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया और यहाँ पे क्या हो गया? मगध पे क्या हो गया? मौर्यों का आक्रमण हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से मौर्य युग शुरू हो जाएगा। सबको क्लियर है? चलो, एक लिस्ट टाइप का मैं बना दिया हूं। सबसे पहले हमने 4 वंश उसमें देखे थे, मगध में सब आ गए हैं। ठीक है, देवेश का मैसेज आया, हाँ आवाज आ रही है। ठीक है ना? चलो, हमने 4 वंश देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था वृहद्रथ वंश, दूसरा हमने देखा था हर्यक वंश और तीसरा हमने क्या देखा था? शिशुनाग वंश और चौथा हमने देखा था कौन सा था? महापदम नंद या नंद वंश। ठीक है, नंद वंश ही याद रखो आप। चौथा हमने क्या देखा था? नंद वंश देखा था। क्लियर है? सर एक बार मार्कर देख लेना, है ना? हमने नंद वंश देखा था। तो सबसे पहले हमने वृहद्रथ वंश वाले में हमने क्या देखा था? वृहद्रथ वंश वाले में हमने देखा था कि इसकी जानकारी पुराण से और महाभारत से मिलती है कि वृहद्रथ नामक एक व्यक्ति था जिसने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। पहला क्लियर हो गया था। दूसरा था हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश में हमने 3 राजाओं के बारे में बात किया था। हर्यक वंश में हमने 3 राजाओं, नहीं शासकों को बोलते हैं। ठीक है, हमने 3 शासकों के बारे में बात किया था। सबसे पहले थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उसके बाद उदयन। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद भी और लोग आए, जैसे मैंने बताया था अनिरुद्ध, मुंड और नागार्जुन, लेकिन ये इतने सशक्त थे नहीं। तो इन शासकों के विरुद्ध क्या था? जनता ने क्या किया? अपने नए राजा को बैठाया और वो उनका नाम था शिशुनाग, और उस वजह से ही इस वंश का अगला जो वंश था उसका नाम क्या पड़ा? शिशुनाग। तो थर्ड वाला वंश हमारा आ गया शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश में फिर 2 राजा हुए, पहला शिशुनाग स्वयं और दूसरा कालाशोक। ठीक है, तीसरा वंश भी यहाँ पे खत्म हो गया। कालाशोक के बाद भी 1-2 लोग आए लेकिन वो शासन नहीं कर पाए। फिर इसका फायदा उठा के महापदम नंद ने कालाशोक और उसके सभी पुत्रों को क्या किया? वध करा लिया और नंदवंश की स्थापना की। नंदवंश की स्थापना की। इस नंदवंश की स्थापना के बाद महापदम नंद ने इसमें क्या किया? शासन किया और उसके 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र धनानंद था, उसने फिर यहाँ की गद्दी को संभाला
और इस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और इस प्रकार क्या हुआ, मगध शासकों का अंत हुआ और यहां पे क्या हो गया, मौर्य शासकों का आधिपत्य हो गया। यहां पे, यहां तक क्लियर हो गया सबको कहानी? ठीक है ना? चलो सभी को गुड इवनिंग फिर से बोल रहा हूं। चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया। कल हमने पूरी कहानी एक कहानी के टाइम में लिख लिया था, आपको डेट थोड़ा सा जहन में रखना है। तो डेट कौन कौन सी है मैं यहां पे लिख दिया हूं। सबसे पहला हर्यक वंश था, सबसे पहला हर्यक वंश था। हर्यक वंश जो था 412 ईसा पूर्व तक चला। कब से? 545 से 412, 545 से लेके 412 तक के पूरा हर्यक वंश चला। पूरा हर्यक वंश 545 से लेके 412 ईसा पूर्व तक चला। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर आप मतलब गिनती पीछे क्यों कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, ईसा पूर्व से इधर आ रहे हैं, इसके बाद जब हम पहली सदी में आएंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ही बढ़ रहे हैं लेकिन डिजिट अभी कम हो रही है क्योंकि हम ईसा पूर्व से नॉर्मल उसके तरफ आ रहे हैं। उसमें आने के बाद फिर हमारी सदी बढ़ेगी, 1 2 3 4 उधर आगे जाएगी। अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी ये नेगेटिव दिख रहा है। तो हर्यक वंश 545 से 412 तक चला। बस ये लाइन लिख लो, हर्यक वंश 545 तक 412 तक चला। 545 से 412 तक चला। क्लियर है सबको? चलो उसमें भी देख लो, 3 राजाओं का काल मैंने लिखा है। बिंबिसार, बिंबिसार का 545 से 493, बिंबिसार का 545 से 493। आजाद शत्रु उसका 493 से 461। एक अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से बना दे रहा हूं, 61। उदयन 461 से 445। उसके बाद मुंड, अनिरुद्ध और नागार्जुन जो थे 412 तक शासन किए। उसके बाद क्या हो गया, यहां पे शिशु नागवंश आ गया। शिशु नागवंश 345 तक चला। कब से? 445 से 345 तक क्या चला, शिशु नागवंश। तो शिशु नागवंश में सबसे पहले जो शासक थे उनका नाम भी स्वयं शिशुनाग था। तो उनका 412 से 394 तक। उसके बाद काला शौक का 394 से 366 तक। यहां पे क्या हो गया, शिशु नागवंश भी अंत हो गया। नंदवंश का टाइम लिख लो, नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व तक चला। नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व तक चला। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो उसको। ठीक है ना? ये हो गया। तो ये कल की क्लास का जो भी था, हाँ निचोड़ था, ये हो गया है ना। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब क्या होगा, धनानंद की हार हो गई। धनानंद यहां से क्या हो गए, पराजित हो गए। अब यहां पे क्या आ जाएगा, मौर्यों का आधिपत्य हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम मौर्य में जाने के पहले क्या पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण। क्लियर है? हम पहले पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, जो कि इस समकालीन जो टाइम था इसी में हुआ था, है ना। हम अब पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, जिसमें हमें 2 या 3 छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ना है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल के कुछ स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, मौर्य में आ जाएंगे। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे महाजनपद में हम जो मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे उसके शासकों का हम यहाँ पे कहाँ पे उनका समापन हुआ वहां तक पढ़ लिए हैं। अब आप हेडिंग डाल लो, विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण। आप हेडिंग डाल लो, भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम कौन सा देखे हैं कि सिकंदर महान ने आके यहाँ पे आक्रमण किया था, ये सारी चीज। लेकिन उसके पहले भी आक्रमण की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहला जो था ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण आप हेडिंग डाल लो।
ईरानी आक्रमण हो नहीं पाया था, लेकिन आपको जहन में होना चाहिए कि ईरानी लोग भी यहां पे आके आक्रमण का प्रयास किए थे। तो सबसे पहला ईरानी आक्रमण, आप हेडिंग डाल लो, पहला ईरानी आक्रमण, पहला ईरानी आक्रमण, पहला ईरानी आक्रमण, पहला ईरानी आक्रमण। ठीक है, पहला ईरानी आक्रमण। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, सिर्फ 3 लाइन की, उसके बाद मैं की पॉइंट्स को लिखूंगा। ठीक है, चलो, 6वीं शताब्दी के आसपास, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब चल रही थी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना, याद रखना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत और भारत में क्या हुआ था, अस्थिरता का दौर चल रहा था। अस्थिरता का दौर चल रहा था, मतलब छोटे छोटे ऐसे जगह सा बटे हुए थे। एक मतलब क्या था, एक संयुक्त संचालन किसी का नहीं था, एक बैकडोर, कोई बड़ी सी ऐसी वो नहीं थी, राजपाट ये सब नहीं हो, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या था, बटा हुआ था। तो ये राजनीतिक और ये नॉर्मल सी अस्थिरता जो थी, उसने विदेशियों का ध्यान क्या किया, भारत की ओर आकर्षित किया। सबको क्लियर हो गया? छोटा सा एक लाइन था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम दक्षिण भारत और उसके आसपास के एरियो में अस्थिरता का दौर लागू हो गया था या चल रहा था। इस अस्थिरता ने विदेशियों का ध्यान भारत की तरफ क्या किया, आकर्षित किया। और उन्हीं विदेशियों में एक पहला व्यक्ति जिसने आक्रमण की कोशिश की वो था ईरानी आक्रमण। क्लियर है? और उस आदमी का नाम था साइरस प्रथम। ठीक है, साइरस प्रथम, साइरस प्रथम। ठीक है, ये एक्मेनियम का शासन था और साइरस प्रथम ने भारत में क्या किया, आक्रमण का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। ठीक है, इसलिए हम इसके आक्रमण को क्या करते हैं, कई बार नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन आप याद रखना कि पहला प्रयास जो था ईरानी आक्रमण का हुआ है, ना कि यूनानी। ईरानी और यूनानी डिफरेंस रखना। सिकंदर जो था यूनान का था और हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो ईरान का है। तो पहला आक्रमण का प्रयास ईरान ने किया था। ठीक है, सबको याद रहेगा? याद रखना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व दक्षिण भारत में अस्थिरता का दौर। बस अस्थिरता लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, कौन किया था, एक्मेनियम, एक्मेनियम के शासक साइरस प्रथम ने। साइरस प्रथम ने। क्लियर हो गया सबको? और एक और लिख लेना, वो कहां से भारत आया, तो वो याद रखना, मकरान के रास्ते, मकरान के रास्ते भारत आया। ये भी लिख लेना, सफल नहीं, सफल नहीं। ठीक है, एक बार सब आराम से सुन लो, मेरी आवाज को सुनते रहो। पहला ईरानी आक्रमण जो था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, पहला ईरानी आक्रमण जो था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। ठीक है, पहला ईरानी आक्रमण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था, जो उत्तर भारत में अस्थिरता को देखते हुए विदेशियों का क्या हुआ था, ध्यान आकर्षित हुआ था। और एक्मेनियम के शासक साइरस प्रथम ने, एक्मेनियम के शासक साइरस प्रथम ने मकरान के रास्ते भारत में प्रवेश किया और आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब दूसरा डाल दो, यूनानी आक्रमण। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट करना चाहता है बोर्ड का, जो स्क्रीनशॉट करना चाहता है वो कर ले।
हो गया। चलो ठीक है। चलो अब फिर क्या हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ। अब एक बार आप कहानी को सिर्फ नॉर्मल सा सुन लो, उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो एक एक पॉइंट को लिखते जाना, ठीक है। अभी सिर्फ कहानी को एक बार हल्का सा सुन लो, फिर उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो उसको आप नॉर्मल लिखते जाना, क्लियर है। चलो अब क्या हुआ, यूनानी आक्रमण, क्लियर है, यूनानी आक्रमण। सिकंदर महान जो था 20 वर्ष की आयु में मकदूमिया का क्या बना, शासक बना। एकदम आराम से सुनना, सिकंदर जो था 20 वर्ष की आयु में मकदूमिया का शासन बना, और उसने क्या किया, अपने राज्य को विस्तार की नीति को क्या किया, आगे बढ़ाया, और उसने अन्य देशों अन्य राज्यों पे आक्रमण शुरू किया, ठीक है। उसने सबसे पहले अपनी सैनिक शक्ति जो थी उसको सुदृढ़ किया, ठीक है, अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और एक बहुत ही अच्छी सेना तैयार की उस जमाने में, क्लियर हो गया। जब लोगों के पास थोड़ी कम सेना होती थी या कुछ होता था तो इसने सबसे पहला काम किया, सेना का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। सेना के बल पे ही ये क्या करना चाहता था, हर जगह विजय प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। और ईरानियों का और यूनानियों का युद्ध कंटिन्यूअसली चलते रहा, ठीक है। ईरानियों का और यूनानियों का युद्ध कंटिन्यू चलते रहा, और 331 ईसा पूर्व अरबेला, 331 ईसा पूर्व अरबेला का युद्ध जो था निर्णायक युद्ध साबित हुआ। उसके बाद जो अरबेला 331 ईसा पूर्व, 331 ईसा पूर्व अरबेला का युद्ध था, वो निर्णायक साबित हुआ यूनानी और ईरानियों के बीच, क्लियर है। यहां तक सबको क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर लो, क्या चीज बोला हूं मैं क्या बोला हूं, 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूमिया का शासक बना, ठीक है। अपनी सैनिक शक्ति उसने सुदृढ़ किया राज्य विस्तार के लिए, और ईरानियों से युद्ध इनका कंटिन्यू चलते रहा। यूनानी और ईरानी के बीच में महत्वपूर्ण युद्ध 331 ईसा पूर्व अरबेला के मैदान में जो हुआ वो निर्णायक था, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, अब बहुत सारे राज्यों को जीतने के बाद सिकंदर ने रुख किया किधर का, सिंधु नदी के पार, यानी कि भारत का, क्लियर हुआ। अरबेला के मतलब अरबेला का युद्ध वहां तक खत्म हो गया, अरबेला के उसमें निर्णायक जो आएगा परिणाम वो आएगा। अभी हम वापस सिकंदर में आ रहे हैं, है ना। सिकंदर जो था अपनी विजय नीति के तहत बहुत से राज्यों में क्या किया, विस्तार किया, बहुत से राज्यों में क्या किया, उसने जीत भी लिया। उसके बाद इसने राज्य विजय के चलते हुए सिंधु नदी को पार करके उसके पार के एरियो को जीतने की क्या किया, मंशा बनाया उसने। और सबसे पहले ये इधर आया, और आते ही साथ क्या हुआ, तक्षशिला का राजा था, तक्षशिला के राजा, उनका नाम क्या था, आम्भू, आम्भू, याद रखना, तक्षशिला के राजा आम्भू। उन्होंने क्या किया, सिकंदर महान के आगमन के साथ उन्होंने युद्ध करने के पहले ही क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्लियर हुआ। तक्षशिला के शासक आम्भू ने युद्ध के पहले ही क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, और ये कहा कि वो नहीं लड़ेगा उससे, ठीक है। यहां पे हो गया। अब क्या हुआ, एक और पौरा साम्राज्य था, वो वहां पे धीरे से पहुंचा, तो झेलम नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया, झेलम नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया, जिसको हम हाइडेस पीज का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। झेलम नदी के किनारे हाइडेस पीज का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, एक राजा था जो हमारे हाइडेस पीज जो झेलम नदी के किनारे जो था, पोरू टाइप का, पोरू जो राज्य था वहां के राजा थे, हाँ जो राजा थे, मैं मैसेज देख रहा हूं, अगर किसी को कुछ रहा तो बताना, ठीक है। तो वो जो वहां के राजा थे उन्होंने क्या किया, उनका नाम पोरस था, ठीक है। उन्होंने युद्ध किया, और ऐसा भी हुआ, कहते हैं कि सिकंदर क्या था, जीत गया, लेकिन उनके व्यक्तित्व से, उनकी
क्षमता से, उनकी शक्ति से और उनका जो आत्म निर्णय और उनके जो हारने के बाद भी उनका जो व्यक्तित्व था और उन्होंने जो बात करने के तरीका था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, सिकंदर महान। तो उसने क्या किया, उनको उनके राज्य पे अधिकार नहीं किया, उनको वैसे ही छोड़ दिया। क्लियर है? और इसी युद्ध को हम क्या बोलते हैं, हाइडिस पीच का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ? और ये युद्ध हुआ कब था, हाइडिस पीच का युद्ध हुआ कब था? आप डेट याद रखना, 326 ईसा पूर्व। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 326 ईसा पूर्व पहला यूनानी आक्रमण हुआ था, जो कि सफल आक्रमण रहा। सिकंदर ने हाइडिस पीच के युद्ध यानी कि झेलम नदी के किनारे हुए युद्ध में पौरश नामक राजा को क्या किया था, पराजित किया था। किंतु उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें उनका राज्य वापस सौंप दिया और सिकंदर महान जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते क्या बोलते हैं, वापस चला गया। यहां तक क्लियर है? एक और कहानी उठ के साइड से आती है हमारे पास। एक ये कहानी जो हमने बुक में पढ़ा है और एक और इतिहास के बुक में कुछ ऐसे भी कहानियां हमको मिलती है कि सिकंदर महान और आगे बढ़ना चाहता था। ठीक है, और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक जो थे बहुत महीने, बहुत सालों से क्या थे, अपने परिवार, अपने राज्य से दूर थे। वो लड़ते थे, आक्रमण करते थे, आगे बढ़ते थे, लड़ते थे, आक्रमण करते थे, जीतते थे, आगे बढ़ते थे। एक टाइम के बाद वो थक गए थे और उसके सैनिकों ने आगे जाने से फिर मना कर दिया कि नहीं, अब इसके आगे हम नहीं जाना चाहते हैं। तो फिर सिकंदर उसी रास्ते से वापस हो गया। ठीक है, तो ये दो किस्म की कहानियां हैं। जो पहली वाली है वो 100% श्योर सही है और ये सेकंड वाली जो है वो भी सही है, लेकिन उन दोनों को ध्यान रखना। क्लियर है? दोनों ही कहानियां सही है, दोनों ही घटनाएं सही है। ठीक है, हाइडिस पीच का युद्ध आप याद रखना 326 ईसा पूर्व झेलम के किनारे हुआ था। इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। क्लियर है सबको? चलो, अब कोई भी युद्ध होता है तो उसके कोई ना कोई परिणाम निकलते हैं। ठीक है, तो यही परिणाम जो था क्या आया, सामने निकल के आया इस हाइडिस पीच के युद्ध के बाद। क्योंकि सिकंदर जब आया था तो ऐसा तो था नहीं, एक दिन आया, युद्ध किया, जीता और अगले दिन चले गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्लियर है ना? वो आया, कुछ दिनों तक यहां रहा, महीनों तक रहा, उसने युद्ध की रणनीति बनाई, फिर उसने हमला किया। तो क्या हुआ, जब सिकंदर यहां से अपने यूनान गया तो क्या किया, वो भारतीय संस्कृति के कुछ हिस्सों को भी अपने साथ लेके गया। मतलब कल्चरल डिफरेंस जो था वो इधर से उधर और उधर से इधर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्लियर है? और चूंकि यूनानी कल्चर जो था वो लोग यहाँ पे कई साल तक रहे, तो भारत में भी उस क्या हुआ, उस संस्कृति का विस्तार हुआ। क्लियर है? राजनीतिक विस्तार भी हुआ। हमने क्या देखा कि सिकंदर महान ने एक महान सेना बना के लाया और अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण किया। तो हमारे पास भी एक क्या हुआ कि अब राज्यों को सुदृढ़ करने के लिए सैनिकों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। जैसी मानसिकता क्या हुई, डेवलप्ड हुई। और जब हम स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर वगैरह की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहां की कुछ चीजें जो थी यहां आई और यहां की चीजें भी जो सिकंदर था वो अपने साथ लेके गया। ये एक नॉर्मल सा चीज आपको समझ में आया? ठीक है, चलो, अब क्या हुआ, जब सिकंदर यूनान से यहां आया तो हमें क्या पता चला, हमारे पास मार्ग तो बहुत से थे, लेकिन समुद्री मार्ग, नदियों से मार्ग और मार्ग क्या हुआ, खुल गया। और मार्ग भी क्या हो गया, हमें खुल गया। और सिकंदर अपने साथ आया था, वो सिक्के भी लेके आया था यूनान के। तो भारत में उलूग शैली के सिक्के फिर यूनानियों के आने के बाद ही क्या हुए, ढलने शुरू हुए। उलूग शैली याद रखना, उलूग शैली याद रखना। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्लियर हो गया सबको कहानी के फॉर्म में? अब मैं एक एक लाइन में कीवर्ड्स टाइप का लिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो
जो आवाज सुन के लिख रहे हैं वो सुन के लिखते जाना, और जो बोर्ड को देख के लिख रहे हैं वो बोर्ड को देखते जाना और लिखते जाना। कीवर्ड्स लिखा रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डाल लो, यूनानी आक्रमण। क्लियर है? हमने पहला ईरानी आक्रमण देखा जो कि क्या था, विफल था, सफल नहीं हुआ था, है ना, याद रखना, जो कि एक विफल आक्रमण था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, आपको ये नहीं लिखना है कि कहां से कहां तक है, आपको कहानी बस पता होनी चाहिए कि सिकंदर कब शासक बना, क्या था, वो सब उतना ज्यादा आपको कहानी नहीं। भारत के संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं, ठीक है। फिर भी आप लिख लो, सिकंदर जो था कहां का था, मखदूमिया का शासक बना था। सिकंदर जो था मखदूमिया का शासक बना। मखदूमिया का शासक कौन बना, सिकंदर बना, सिकंदर बना, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, सिंधु नदी को पार कर भारत आया। वहां पे एक राज्य पड़ता है, ठीक है, तक्षशिला, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से भी। आप पढ़ोगे उसमें बहुत से तक्षशिला आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो तक्षशिला, तक्षशिला, यहां का शासक कौन था, आम्भू। आम्भू कौन था, यहां का शासक था। जैसे ही सिकंदर यहां पे आया और यहां पे पता चला इस आम्भू को कि तक्षशिला का मतलब तक्षशिला में सिकंदर आ गया आक्रमण के लिए, तो वो निकम्मों की तरह क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया। अब सिकंदर कहां पे पहुंचा, सिकंदर पहुंचा झेलम के तट पर, झेलम के तट पर, ठीक है। यहां पे एक युद्ध हुआ, इस युद्ध को क्या बोलते हैं, हाइडेस पीज का युद्ध, ठीक है। हाइडेस पेज का युद्ध, हाइडेस पीज का युद्ध भी इसे कहते हैं। किसके किसके बीच हुआ, पौरा साम्राज्य के, पौरा साम्राज्य के शासक, शासक का नाम याद रखना, पोरस, पोरस, और विरुद्ध किसके हुआ, सिकंदर महान, सिकंदर, ठीक है। पौरा साम्राज्य के शासक पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। कब हुआ आप याद रखना, कब हुआ आप याद रखना, ये हुआ 326 ईसा पूर्व। सिकंदर कहां का था याद रखना, यूनानी आक्रमण था, ये यूनानी आक्रमण था। क्लियर हो गया यहां पे सभी का, सभी का क्लियर हो गया, देख लो। ठीक है, क्लियर है सबका, ये यूनानी आक्रमण था। उसके बाद ये लोग क्या होता है,
महापदम नंद हमारा उस समय कौन सा था, नंद वंश भी चल रहा था। हम उसमें लिखे थे कि 325 में सिकंदर आया था, लेकिन आक्रमण कब किया, 326। यही कारण है कि ये लोग आने के बाद रहे, उसके बाद आक्रमण किए, और यही एक कारण था कि वहां की मुद्राएं, वहां की चीजें क्या हुई, यहाँ पे चलने लगी। और यही एक कारण था कि यहाँ पे क्या हुआ, उलूग शैली के सिक्के चलाए गए झेलम के तट पर, और बाकी नदियों के तट पर क्या हुए, औपनिवेशिक बंदरगाहों का निर्माण भी हुआ। तो ये यूनानी आक्रमण क्या हुआ, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आक्रमण साबित हुआ। क्लियर है, ये यूनानी आक्रमण था। उसके बाद महापदम नंद के पास तक के जाने की सेनाओं की क्या हुई, हिम्मत खत्म हो गई। अगर जाते तो शायद हरा देते, लेकिन फिर वहीं से ये वापस रास्ते से क्या हुआ, जिस रास्ते से भारत आए से उसी रास्ते से ये लोग वापस चले गए। ठीक है, आपको जो मेन चीज याद रखना है, ये याद रखना है, तक्षशिला का आम्भू भाग गया था आत्मसमर्पण करके। झेलम के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हाइडिस पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहते हैं, याद रखना, झेलम का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। पौरा साम्राज्य के शासक पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें उनका राज्य वापस सौंप दिया, और यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह यूनानी आक्रमण था, जो कि याद रखना सफल था, पहला सफल आक्रमण था। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। चलो यहां तक हो गया। चलो इसके और जो परिवर्तन हुए आप अपने मन से लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो आप बस जहन में ये रखो क्या हुआ, उलूग शैली के सिक्कों का चलन हुआ, उलूग शैली के सिक्के का चलन हुआ, उलूग शैली के सिक्कों का चलन हुआ। और दूसरा क्या हुआ, यहां पे सैन्य प्रणाली, जैसे हमने क्या बताया कि उसके सैन्य प्रणाली बहुत वो थी, सुदृढ़ थी। तो सैन्य प्रणाली, जो सिकंदर की सैन्य प्रणाली को किसने भी लागू करवाया, सैन्य प्रणाली को चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लागू किया। हमने बोले ना कि कल्चरल जो था एक्सचेंज हुआ, कल्चर का एक्सचेंज हुआ, कुछ चीजें इन्होंने सीखी, कुछ चीजें उन्होंने सीखी। ठीक है, और बंदरगाहों उपनिवेशों का निर्माण हुआ। अब भाई वो जीत के गया था, अब उसने राज्य को आपको वापस भी कर दिया, लेकिन अपने बंदरगाह बना दिया कि मैं भले आपको वापस दे रहा हूं, लेकिन मैं अपना व्यापार या कुछ कुछ करने यहां से इस रास्ते से आते रहूंगा। तो क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन, ये तीन याद रखना। उलूग शैली के सिक्के चले यूनानियों के बाद, सैन्य प्रणाली को लोगों ने अपनाया जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने यूनानी जो थे, सिकंदर की जो सैन्य प्रणाली थी उनसे सीख लेके अपनी सैन्य प्रणाली को सुदृढ़ किया, और बंदरगाहों व उपनिवेशों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर है सबको, बंदरगाहों और उपनिवेशों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर है सबको, जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, मिटारूंगा मैं। चलो है ना, मिटा रहा हूं। और यहां पे हम क्या करते हैं, ये विदेशी आक्रमण इसी बीच में हमने पढ़ा, क्योंकि ये सारी चीज क्या हुई थी, मगध साम्राज्य चल रहा था, उसी के बीच का है। ठीक है, इस समय कौन था, महापदम नंद, घनानंद, ये सब लोग इधर थे। नंदवंश चल रहा था, इस समय नंदवंश चल रहा था।
इसलिए हमने इसको महाजनपद काल के जस्ट बाद में लिख लिए राजाओं के। आप याद रखना महाजनपद काल हमारा खत्म हो गया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ना करके कुछ एक बुलेट पॉइंट्स बना के लिख लो, एज इट इज उसको लिख लो, एज इट इज लिख लो बुलेट पॉइंट्स बना के। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो, मगध जनपद की शुरुआत अंग महाजनपद से हुई थी। हाँ, बोलते भी जा रहा हूं और लिखवा भी रहा हूं, है ना। हाँ, तो आप लोग जो लोग देख के लिख रहे हो उसको देखना है ना। अंग महाजनपद से हुई थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख लो। ये हमारा महाजनपद काल हमने ऑफिशियली खत्म किया है। खत्म करने के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एग्जाम्स में जो आए हुए हो उनको एक एक लाइन लिख के बताते जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप रट लेना स्मरणीय तथ्य करके। ठीक है, स्मरणीय तथ्य करके लिख लो। पहला क्या था, मगध साम्राज्य की शुरुआत अंग महाजनपद से हुई थी। दूसरा, अवंती के बिंदुसार ने बिंबिसार सॉरी बिंदु नहीं लिखना, बिंबिसार अवंती के शासक जिनका नाम क्या था, चंद्रप्रघोत है ना, याद रखना उनका नाम था चंद्रप्रघोत महासेन। इनकी चिकित्सा के लिए क्या भेजा था, अपने राज्य के चिकित्सक को भेजा। ठीक है, राज्य के चिकित्सक को भेजा। क्लियर है, ये भी लिख लो। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत महासेन की चिकित्सा के लिए चिकित्सक को भेजा था। ठीक है, द्रोण मापक, दा में ओ की मात्रा दो और रा बना लो, द्रोण मापक अनाज मापने की इकाई थी। अनाज मापा जाता था, द्रोण मापक में अनाज मापा जाता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लिए, उस समय में एक द्रोण मापक चलता था, उस द्रोण मापक से अनाज को मापा जाता था। ठीक है, और कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, बलि साधक कहते थे। इसे बलि साधक कहते थे। कर एकत्र करने वाले अधिकारी को बलि साधक कहते थे। क्लियर है, कर एकत्र करने वाले अधिकारी को बलि साधक कहते थे। मगध शुरुआत अंग महाजनपद से हुई। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत को अपने चिकित्सक भेजा था। द्रोण मापक अनाज के मापने के लिए था। ठीक है, हो गया यहां पे। ठीक है, खजाने की रक्षा करने वाला क्या था, खजाने की रक्षा करने वाला महाभांडगारिक। ठीक है, भंडगारिक ही लिख लो, भंडगारिक। ठीक है, कर एकत्र करने वाला अधिकारी बलि साधक, खजाने की रक्षा करने वाला अधिकारी भंडगारिक कहलाता था। ठीक है, यहां तक। चांद तांबे का सिक्का था। इस जमाने में जो सिक्का चला एक उसका नाम था चांद एक सिक्का चला और ये सिक्का तांबे का था। ठीक है, चांद एक सिक्का चला जो कि तांबे का था। ठीक है,
बस इतना ही लिख लो और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा। हाँ, एक और लिख लो, शूरसेन का शासक। शूरसेन, 2 मिनट है ना, एक बार देख लो, ये नाम है शूरसेन जो है, शूरसेन का शासक। शूरसेन का शासक, इसका नाम था अवंती पुत्र। इसका और क्या नाम होगा, लेकिन इसको अवंती पुत्र ही कहा गया है। शूरसेन का शासक अवंती पुत्र जो था, ये गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य बना। गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य बना, शिष्य बना। क्लियर है सबको? चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और यहाँ पे ऑफिशियली महाजनपद काल को अपन खत्म करते हैं। स्मरणीय तथ्य में हमने लिखा, मगध की शुरुआत अंग महाजनपद से हुई। बिंबिसार ने अवंती के राजा जो थे चंद्रप्रघोत महासेन, उनके लिए अपने राजकीय वैद्य को चिकित्सा के लिए भेजा था। उसके बाद हमने देखा द्रोण जो मापक था वो अनाज को मापने की एक इकाई थी। बलि साधक वह व्यक्ति कहलाता था जो कर को एकत्र करने वाला अधिकारी था। भंडागारिक वह व्यक्ति कहलाता था जो खजाने की और भंडार गृह की रक्षा करता था। उसके बाद हमने देखा शूरसेन, हमने महाजनपद काल जो लाइन से 16 ठोक पढ़े थे उसमें शूरसेन का एक शासक था अवंती पुत्र, वह गौतम बुद्ध का सर्वप्रथम शिष्य बना था। चांद एक सिक्का था, चा में आ की मात्रा चा और न, चांद एक सिक्का था जो तांबे का सिक्का था, यहां से प्राप्त हुआ है। और उसके अलावा बस ठीक है, इतना ही चीज आप लिख लो, यहां से महाजनपद खत्म। स्क्रीनशॉट करोगे तो कर लो। ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। मौर्य वाला थोड़ा सा लंबा चलेगा, शायद मान के चलो आपका 4 से 5 क्लास ले सकता है, या हो सकता है 6 क्लास भी लग जाए अपन की मौर्य के लिए। मौर्य के तुरंत बाद अपन बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों शायद 2-2 दिन लगेगा। पॉसिबिलिटी है दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक के अपन कोशिश करेंगे कि गुप्त वगैरह खत्म हो जाए, प्राचीन भारत। उसके बाद पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायती राज में से पोर्शंस को चालू कर दें। ठीक है, साहित्य मौर्य युग जो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मौर्य युग की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। ठीक है, मौर्य युग जो है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी भी जानकारी हमें 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। सबसे पहले वो वाले को हम लिखते हैं साहित्यिक स्रोत, दूसरे वाले को हम क्या लिखते हैं? विदेशी व्यक्तियों के वर्णन, का वर्णन, और तीसरा हम क्या देखते हैं? तीसरा हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, सबको हो गया? ठीक है ना, चलो सभी जुड़े हुए हैं। देखो, जब हम किसी राजा महाराजा की बात करते हैं तो हमें उनसे चीज़ें क्या होती है, अब हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम ऐतिहासिक काल की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास अब सारे साक्ष्य क्या हैं? मौजूद हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब ये होता है ऐसे स्रोत, ऐसे साहित्य जिनसे हमें इसके बारे में क्या मिले, इस वंश के बारे में जानकारी मिले, तो ये कौन सा हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो हमने कितने बार, आप
जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इवन कुछ हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में भी बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चाणक्य, कौटिल्य, ये लोग नाम आते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य की जो पूरी कहानियां हैं ये मौर्य युग से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन अर्थशास्त्र, वहां के शासक, वहां के पुरोहित, वहां के कितने काम करने वाले थे, वहां के पूरे पदवी और वहां के पूरे अधिकारी और उनके कार्यों का वर्णन, पूरा चीज हमें क्या मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, विशाख दत्त, विशाख दत्त एक वो रचनाकार हैं, उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की है। उनकी रचना से भी हमें क्या मिलता है? मौर्य उसकी जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में हम क्या बोल सकते हैं? साहित्यिक स्रोत में हम क्या बोलते हैं? ऐसे साहित्य जिनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके बाद मुद्रा राक्षस किसकी? विशाख दत्त की, और इसके अलावा विष्णु पुराण में भी हमें मौर्यकालीन जानकारी की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में भी हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है। क्लियर हो गया यहां पे सभी को? चलो, उसके बाद हम आते हैं विदेशी व्यक्तियों का वर्णन। विदेशी व्यक्तियों का वर्णन, जब मौर्य काल चल रहा था तो बहुत से विदेशी व्यक्ति जो थे, क्या थे? भारत की ओर आए थे, भारत का दर्शन करने के लिए आए थे। उनमें कुछ व्यक्ति हैं जैसे प्लीनी, प्लीनी एक दार्शनिक थे, वो यहाँ पे आए थे, और उस हिसाब से उनके दर्शन और उनके वर्णन के हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि मौर्य काल इससे इस काल में चला था और वो इस राजा के शासन में आए थे। उस समय यहाँ पे ये चीजें थी, उन्होंने अपने दर्शन में, उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में वर्णन किया है। तो विदेशी लोग अपना यात्रा करते हैं, तो हम यहाँ गए थे, यहाँ की ये स्पेशलाइजेशन थी, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया, तो वहाँ से भी हमें क्या मिलता है? मौर्य युग की जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया? तीसरा आते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है? तीसरा आते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। जब पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? सिक्के, अभिलेख, शिलालेख, ये सारी चीज हमें क्या प्राप्त हुई है? मौर्यों से संबंधित प्राप्त हुई है। ठीक है, मौर्यकालीन वो स्तंभ, ये सारी चीज बनाना, स्तंभ का उसका सजावट करना, और हम सारनाथ का जो स्तंभ देखे हैं, सारनाथ का स्तंभ क्या है? जैसे चार शेर चारों तरफ ऐसे खड़े हैं, ये सारी चीज जो है, ये सारी सजावटें और सारी बनावटें, जो स्तंभ है, इसका कार्य जो है मौर्य युग से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो वो जो प्राप्त हुआ है वो मौर्य युग का क्या मिलता है? हमें प्रमाण मिलता है। और मौर्य युग में ही हम देखेंगे तो हमें क्या मिलते हैं? बहुत से शिलालेख मिले हैं, बहुत से शिलालेख मिले हैं, हमें मौर्य युगीन सिक्के की भी प्राप्ति हुई है, जिसे हम साहित्यिक स्रोत के रूप में आधार मानते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? ठीक है ना? यहां तक सबको क्लियर है? 10 मिनट बचा है। चलो, 10 मिनट लिखा है, बचा है। मैं इसको बस हल्का हल्का साहित्यिक स्रोत, उसके अंदर क्या क्या चीज मिली है जल्दी जल्दी लिखा देता हूं। उसको आप कहानी सुन चुके हो। कल अपन आएंगे तो अपन सीधा कल फिर शुरू करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चलो इसको बोर्ड में अब आप लिखते जाओ। साहित्यिक स्रोत, ठीक है मैम, मैं लिखा देता हूँ ना, आप बता दो, स्क्रीनशॉट कर लो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पहला लिख लिए, मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका। तीसरा लिख लो विशाख दत्त की नाटक वाटक, ये सब जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में आते हैं।
मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, साहित्यिक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंदिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक है, याद रखना ये। और उसके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में और एक और लिख लो, बौद्ध ग्रंथों में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथों में। तो ये क्या हो गया, ये इसका साहित्यिक स्रोत हो गया है ना। दूसरा आप लिख लो, विदेशियों का वर्णन। विदेशियों का वर्णन, यात्री जो यहां पे आए थे, ठीक है, विदेशी यात्री जो यहां आए थे उनका वर्णन भी आप देख लो। तो यहां पे 3 लोग थे, प्लीनी, नाम याद रखना, प्लीनी, फाहयान और ह्वेनसांग। ह्वेनसांग वाला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना छत्तीसगढ़ में। ह्वेनसांग वाला याद आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से सोनी सर ने आपको पढ़ाए हैं कि छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से किया गया है, किया सलो, याद आ रहा है, किया सलो, ठीक है ना। तो ये 3 यात्री आए थे, प्लीनी, फाहयान, ह्वेनसांग। इनकी यात्रा विवरण से क्या मिलता है, हमें मौर्यकालीन जानकारियां मिलती है। और उसके बाद लिख लो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत एक बार लिख लो। पुरातात्विक स्रोत में बस ये लिखो, मठ, विहार, मौर्यकालीन स्तंभ मिले हैं, ठीक है, शिलालेख, अभिलेख और सिक्कों की प्राप्ति जो हुई है वो सारी चीजें इसमें हम क्या करेंगे, मौर्यकालीन सिक्के भी आप लिख लो, है ना, सिक्के। समझ में आ गया? तो हमारा ये था मौर्य युग का क्या स्रोत है। मौर्य युग के स्रोत में हमने क्या पढ़ लिया, 3 स्रोत को हमने देखा। ये 3 स्रोत कौन कौन से थे, 3 स्रोत हमने देखा। ये 3 स्रोत कौन कौन से थे, साहित्यिक स्रोत, उसके बाद विदेशियों का वर्णन और उसके बाद हमने क्या देखा, पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलो अब हम सीधा आएंगे राजा महाराजा यानी कि मौर्य युग, सीधा चंद्रगुप्त मौर्य पे आएंगे और उसके बाद लाइन से उनकी चीजें जो मिली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ना क्लास में अप टू डेट रहना, जो चीज लिखा रहे हैं उसको लिखते हुए चलना, क्योंकि अब पीएससी की जैसी डेट डिक्लेयर होगी अपन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ऐसे पढ़ाएं कि बच्चों को थोड़ा सा ना पीएससी में अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, है ना। चलो तो मैं अभी क्लास को यहीं पे डिसमिस कर रहा हूँ। करेक्ट 2 मिनट बाद गुलनाज मैम की क्लास होगी, आप लोग ऑनलाइन ही रहे, है ना। 2 मिनट बाद मैम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी।